तो चलिए आपको सुनाता हूँ कहानी गोटी। होटल में वह पार्ट टाइमर के रूप में आया। अभी 2 साल पहले उसने रेलवे में नौकरी पाई थी। उसका चचेरा भाई सेंट्रल रेलवे में था। फोरमैन से सिफारिश करके उसी ने उसे कुर्ला के लोकोमोटिव शेड में रखवा दिया था। वहाँ 8 घंटे की ड्यूटी करने के पश्चात वह खाली हो जाता और इधर उधर घूमता फिरता रहता। इसी घूमने फिरने में एक दिन उसके किसी दोस्त ने उसकी मुलाकात एक होटल के सेठ से करवा दी, जो चेंबूर में बियर बार चलाता था। गांव का ग्रेजुएट वैसे ही देखने में प्राइमरी पास लगता है, बिल्कुल सीधा साधा सुशील। ऐसे ही किसी आदमी की खोज में सेठ भी था। सबसे बड़ी बात थी वह रेलवे की नौकरी में था, जिससे उसकी आईडी का कोई लफड़ा नहीं था और किसी बेरोज़गार की अपेक्षा उसे पगार भी कम देनी थी। इसलिए 2-4 झूठी शर्तें, जैसे जास्ती नागा नहीं करना है, होटल में दारू नहीं पीनी है, लड़की को लाइन नहीं मारना है इत्यादि रख करके उसने अपने यहाँ उसके पार्ट टाइम की जॉब नक्की कर दी। काम था काउंटर पर बैठकर बिल बनाना और पैसा लेना। पहले दिन जब वो आया तो होटल वर्कर्स उसे देखे तो देखते रह गए। लंबी चौड़ी मूछें, ओठों को ढककर गालों तक फैली हुई, मुंह पान से लालम लाल, शर्ट की ऊपरी 2 बटन खुली हुई तथा आस्तीनी कोहनी के ऊपर तक मुड़ी हुई। और तो और उनके विस्मय का कारण बन गई उसके सिर पर मोटी चोटी, जिसे देख देख कर वे मन ही मन हंसे और सैंडी वाला भैया कहकर आपस में उसका मजाक उड़ाए। लुक हाउ इंटरेस्टिंग हिज सैंडी, एक तमिल स्टूअर्ड अम्बू ने कहा। एंड हिज मुस्टास लुक लाइक बीरप्पन, दूसरे स्टूअर्ड तंबी ने कहा। काके पान बनारस वाला, चोरा गंगा किनारे वाला, मोरी में काम करने वाला छोकरा, गुंडप्पा ने कहा तो खूब खिखियाए सभी लोग। उनके मनोरंजन का एक बढ़िया साधन आ गया वह। पहले दिन तो वह स्टैच्यू बना, सब कुछ देखता रहा, किसी से कुछ नहीं बोला। जब तक होटल चला वह काउंटर पर मैनेजर के बगल में खड़े खड़े सारी गतिविधियों को पूरी तत्परता से समझने में लगा रहा। मूँछों का रोब सामान्य लोगों को सहमा देने के लिए काफ़ी था, इसलिए पहले दिन उसके साथ सभी बड़े अदब से पेश आए। दूसरे दिन से जब वह लगा मुस्कराने तो मूँछों का पर्दा ऊपर उठ गया और पान से लाल हुई बत्तीसी दिखने लगी, जिससे उसकी सारी गंभीरता जाती रही और शीघ्र ही सभी वर्कर्स उससे इस तरह घुल मिल गए कि वह काउंटर पर रहकर भी काउंटर का आदमी नहीं रह गया। होटल के इंट्रेंस के जस्ट बगल में आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हुए साईं बाबा का फ्रेम युक्त विशाल एवं भव्य फ़ोटो काउंटर के ऊपर दीवार में फिक्स था। मुंबई के लगभग हर इंस्टीट्यूट में साईं बाबा की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि 70% मुंबईकर्स साईं बाबा की ही तो पूजा करते हैं। होटल छोटा किंतु 2 मंजिला था। ग्राउंड फ्लोर पर बियर बार और फर्स्ट फ्लोर पर डांस बार चलता था। नीचे 10 और ऊपर 12 टेबल थे। डेली शाम को आते ही सबसे पहले उसे साईं बाबा की पूजा करनी थी। पूजा कर लेने के पश्चात उसे हर टेबल पर धूप दिखानी पड़ती थी। धूप दिखाते समय लड़कियां अपने अपने टेबल पर खड़ी रहती थीं। पहले वह लड़कियों के पास जाने से लजाता, इसलिए बड़ा गंभीर बना रहता। उसे भैया, गांव का गंवार जानकर वे सब उसके पीछे पड़ी रहती। धूप दिखाते समय उसे तरह तरह से चिढ़ाती, हंसाने की कोशिश करती, लेकिन सेठ की हिदायत और अपनी शर्मीले स्वभाव के नाते वह उदासीन सा रहता। वे सब उसकी मूछ और चोटी की इतनी खिल्ली उड़ाती कि वे उसे खुद आड़ लगने लगे।
उसने एक दिन उनसे छुट्टी पा ली। मस्त लग रहे हो दिलीप भाई, नाउ सो क्यूट। उसे देखते ही अम्बू बोला। ओ हीरो, हाउ सेक्सी। ऊपर की लेडीज़ वेटर शीला ने कहा। तू भी किसी लड़की को लाइन मारना शुरू कर दिया क्या? उसका नया लुक देखते ही सेठ ने आश्चर्यचकित होकर कहा। 2 लड़के और 4 लड़कियां ऊपर तथा 2 लड़के और 3 लड़कियां नीचे वेटर का काम करते थे। उनके अलावा 2 स्टूवर्ड भी थे, अम्बू ऊपर और तंबी नीचे। स्टूवर्ड का काम था कस्टमर से ऑर्डर लेना, बॉयज़ वेटर का काम ऑर्डर टेबल पर लाकर रखना और गर्ल वेटर का काम सेक्सी अदाओं से सर्व करते हुए सेक्सुअल वार्तालाप करते रहना ताकि सबके लिए मोटी टिप झटक सकें। आफ्टर ऑल साथ काम करते करते हर लड़के का किसी न किसी लड़की से अफेयर लाइक प्ले विद इन प्ले चलता रहता था। डांस के नाते ऊपर एलीट कस्टमर बैठते थे। इसके लिए लेडीज़ वेटर ज़रा सुंदर रखी जाती थी और 10-12 कमसिन डांसर के नाते उसे क्रीमी लेयर माना जाता था। इसलिए नीचे काम करने वालों को ऊपर जाने की मनाही थी। फिर भी सेठ की आंख बचा बचा कर सभी लोग, यहाँ तक कि मोरी में काम करने वाले लड़के भी, जूठा गिलास बर्तन मोरी के अंदर पड़ा छोड़कर आंख सेंकने के लिए ऊपर ही भाग भाग कर जाते थे। उन्हीं दिनों यानी जब दिलीप काम पर आया, जया पवार नाम की गोरी छरहरी एक नई वेटर आई हुई थी। उसकी सुंदरता, अनगढ़ मासूमियत और जीरो साइज देखकर सेठ की नीयत भी खराब हो गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि आते ही उसने उसे भाई बोल दिया, नहीं तो उसने ही सबसे पहले उस पर हाथ साफ कर लिया होता। जब से वह आई कोई ना कोई उसके पीछे पड़ा रहता, लेकिन उसने किसी को भाव नहीं दिया। जैसे नीचे काम करने वालों को ऊपर जाने की मनाही थी, उसी तरह ऊपर की लड़कियों को नीचे आने की मनाही थी। होटल में काम करने वालों के बीच अफेयर ना हो, इसके लिए यह एक तरह का बैरियर बनाया गया था, किंतु उसकी परवाह न नीचे वाले करते और न ही ऊपर वाले। इंडिया है ही ऐसा मुल्क जहाँ कानून, नियम और बैरियर दोनों तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। एक दिन अपने टेबल के लड़के की व्यस्तता के चलते जया खुद ऑर्डर की पर्ची लेकर नीचे चली आई और काउंटर पर बैठे दिलीप के हाथ में मुस्कुराते हुए थमा दी। उसका इंटेंशन था कि दिलीप उसे देखे, किंतु उसने नहीं देखा। पर्ची रखने के लिए बनाए गए शेल्फ की तरफ देखते हुए उसने पर्ची उसके हाथ से ले ली। जया ने मुस्कुराते हुए काउंटर पर अपना हाथ पटका और चूड़ियाँ खनकाईं और बोली, ओ जेंटलमैन, ध्यान किधर है? जया तो इधर है। उसने देखा वह मुस्करा रही थी। गुलाब के ताजे खिले पुष्प के पंखुड़ी सी उसकी कोमल मुस्कुराहट उसके कलेजे में तीखे तीर की भांति चुभ गई। उसने उसकी मुस्कुराहट ही देखी, उसकी आंखें नहीं देखी। लड़खड़ा कर संभल गया और पूरी तरह स्टैंड करने के लिए मोरी के लड़के को आवाज़ दी, गुंडप्पा। आवाज़ सुनते ही गुंडप्पा भागा हुआ आया तो वह काउंटर से खिसक कर सीढ़ियों के पास जाकर खड़ी हो गई। दिलीप ने पर्ची यथास्थान रखते हुए गुंडप्पा से कहा, एक बियर ऊपर ले जाओ। लड़के ने बियर निकालनी शुरू की और जया अदाओं से मचलती, इठलाती, बालों को लहराती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जिसे आगे से ना देख सकें, उसे पीछे से देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। दिलीप उसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ी थी कि वह पीछे मुड़ गई और जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। अब की बार दोनों की निगाहें मिल गईं। वह घायल हो गया। जया का नीचे आना ही गुंडप्पा को अच्छा नहीं लगा था। उसका कुछ देर नीचे ठहरना और काउंटर वाले से मुस्कराना तो बहुत हो गया। काउंटर पर बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। गुंडप्पा की समझ में काउंटर वाले से मुस्कराना यानी उसका दिमाग खराब करना है।
इसलिए उसने फ्रीज से फ़ौरन बियर निकाली और तेरी तो गाली देते हुए उसे दौड़ा लिया। वह खिलखिलाती हुई टपटपा कर सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर भाग गई। नीचे दिलीप का मन उचट गया। वह बार बार सीढ़ियों की ओर निहारता रहा कि वह आए, किंतु वह नहीं आई। उसे क्या गरज पड़ी थी अब नीचे आने की? उसने तो अपना शिकार पिंजरे में बंद कर दिया। उसे जब भी ज़रूरत होगी पिंजरे का दरवाज़ा खोलेगी और बाहर निकाल लेगी। होटल बंद हुआ। जया चली गई। दिलीप उसे देखता रह गया। उसकी झुकी हुई आँखें, पके हुए कुंदरू से लाल लाल होंठ, टमाटर जैसे गुलाबी गाल। बाहर चली गई तो भी देखता रहा। पीठ पर लहराते लंबे बालों को, उभरे गोल नितंबों को, चिकनी एड़ियों को, उसकी साटन स्ट्रैप वाली सैंडल को। उसको देखते रहना उसे अच्छा लगा। बाहर जाकर वह रिक्शे वाले के पास रुकी और उससे बात करने लगी तो उसे अच्छा नहीं लगा। जब वह ऑटो में बैठने के लिए झुकी तो अच्छा लगा। जब वह ऑटो में बैठकर चली गई तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। उसके जाते ही जैसे उसका दम निकलने लगा, जैसे उसकी सांस रुक गई, जैसे उसकी जान निकल गई और निकलकर जया के साथ चली गई। जया ही उसकी जान है। जया में ही उसकी जान है। जया जया पुकारना चाहता है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर जया के पीछे भागना चाहता है, लेकिन क्या करे? वह काउंटर से बंधा है। वह काउंटर उलट देना चाहता है। सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता है। उसे कुछ हो गया है। जहाँ जया गई वहीं जाना चाहता है। उसके पास रहना चाहता है। उससे बोलना चाहता है, बतियाना चाहता है। वह कुछ हार रहा है या कुछ जीत रहा है, कुछ खो रहा है या कुछ पा रहा है, कुछ दे रहा है या कुछ ले रहा है, इसका निश्चय वह नहीं कर पा रहा है। होटल बंद होते ही कस्टमर चले गए। लड़कियां चली गईं, लड़के चले गए। जिन्हें रुकना था अपनी वर्दी बदले और खाने बैठ गए। परंतु दिलीप काउंटर से नहीं उठा। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भोजन अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे होटल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे होटल में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। तंबी उसके पास आया एंड टीज्ड हिम। दिलीप भाई पियोगे? वह मुस्कुरा कर रह गया। सभी भोजन करके सोने चले गए। दिलीप भी सो गया, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। कुछ समय बाद जागा, फिर सोया, फिर जागा। कई बार सोया, कई बार जागा। यूं ही सोते जागते सुबह हो गई। उसने तंबी को जगाया, गेट खुलवाया और घर चला गया। वह उद्विग्न हो गया था। दूसरे दिन से समय पर आता, पूजा करता, काउंटर पर बैठ जाता और मन लगाने के लिए कुछ काम किया करता। यदि कोई काम न रहता तो साईं बाबा को निहारता, मन ही मन उनसे कुछ बात करता, उन्हीं से कुछ संबल प्राप्त करने की कोशिश करता कि जया चित्त से उतर जाए। किंतु रह रहकर मन जया के लिए बेचैन हो जाता। ऊपर जया भी बेचैन रहती, लेकिन नीचे नहीं आती। पहले तो वो बेझिझक नीचे आती रहती, किंतु अब नीचे आने में झिझकती है। एक दिन दिलीप धूप दिखाने ऊपर गया तो उसने छींटाकशी की। काउंटर के लोग सेठ लोग हैं, इसलिए हम लोगों से बात नहीं करते। हम बुरे लोग हैं। बुरे लोगों से कहीं कोई बात करता है क्या? दिलीप हाथों से पंखा कर करके धूप दिखा रहा था, किंतु उसके कानों में मधुरतम मिश्री घुल रही थी। उसने उसकी बातें उसी तरह सुनी जैसे हम भीनी भीनी सुगंध महसूसते हैं। वह चुपचाप अपना काम करता रहा, न बोला, न हंसा, मुस्कराया भी नहीं। किसी अन्य लड़की ने कटाक्ष किया। मुस्कुराना मना है, इतने में वह मुस्करा पड़ा और धूप दिखाने की रफ्तार ज़रा तेज़ कर दी ताकि जल्दी यहाँ से फुट ले। तब तीसरी लड़की ने कहा, अरे ज़रा धीरे धीरे, पूजा में जल्दबाजी नहीं। उसकी बात समाप्त होते होते वह नीचे चला आया। लड़की लाइन पर आ रही है, मेरे ऐंठने से कहीं बात बिगड़ न जाए। इतनी सुंदर लड़की कहाँ मिलेगी? नीचे आया तो उसकी नीयत डोलने लगी। वो अपने विचारों में खोया ही था कि सेठ आ गया। 6 फुट 7 इंच की लंबी चुस्त काया लिए उसने काउंटर पर रुक कर साईं बाबा को सिर नवाया और चारों ओर एक कॉमर्शियल नज़र घुमाई। होटल की सफाई
टेबल, लड़के, लड़कियां, कस्टमर, सब कुछ जैसे उसी एक क्षण में उसने देख लिया। वह ऊपर मुड़ने को था कि एक लड़की मुस्कुराती हुई उसकी ओर बढ़ी। वह रुक गया। वह उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बात करने लगी। दिलीप सेठ को नहीं देख रहा था, वो लड़की को नहीं देख रहा था, वो लड़की के हाथों में सेठ का हाथ देख रहा था। उसे लड़की का हंस हंस कर सेठ से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बोलने का अंदाज़ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे की भंगिमा अच्छी नहीं लग रही थी। वह अब रह कर लड़की की आंख देख ले रहा था, सेठ का निर्विकार भाव देख ले रहा था। लड़की उसे नहीं देख रही थी, वह सेठ के सीने के बाल देख रही थी। शर्ट के नीचे हाथ डालकर वह उन बालों को सहलाने लगी। तब सेठ ने दिलीप से कहा, देखो, बच के रहना इनसे, इनके चक्कर में बिल्कुल न पड़ना। लड़कियों का चक्कर बहुत बुरा होता है। वे फंसाकर ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं और फिर गांड पे लात मार के छोड़ देती हैं। दारू एक बुरी चीज़ है, उसे पीना और भी बुरा होता है। भैया, मेरी बात मानना, दारू पी लेना भले, लेकिन इनके चक्कर में कभी मत पड़ना। अपनी बात कहकर सेठ मुस्कराने लगा था, किंतु दिलीप गंभीर हो गया। उसका चेहरा बुझा बुझा सा लगने लगा, जैसे जल रही आग पर अचानक किसी ने पानी फेंक दिया हो। लड़की ने सेठ के बालों को सहलाना बंद करके सीने पर हल्के हल्के मुक्की मारते हुए कहा, गप बसा, तुम्हारा माइती ना कहा, यह बेचारा बहुत सीधा साधा है। सेठ ने जैसे उसकी बात नहीं सुनी। वह एक सीढ़ी छोड़ दूसरी पर टापता ऊपर चला गया। दिल में आग लगे और धुआं ना उठे, यह मुमकिन नहीं। दिलीप और जया का कोई चक्कर चल रहा है। होटल में यह सबको मालूम पड़ गया। होटल बंद होने के बाद तम्मी ने दिलीप को चिढ़ाते हुए पूछा, क्या दिलीप भाई, जया कैसी है? वह उसके सवाल के जवाब को थूक के साथ हलक के नीचे उतार लिया और इशारे से बुलाकर एक लड़के से पानी मांगा। लड़का पानी लेने चला गया तो तम्बी ने मजाक में कहा, दिलीप भाई, प्यास लगी है? दारू पियोगे? ठंडा विंडा? नहीं तो बियर पी लो। वैसे काउंटर वाले ज़्यादातर दारू ही पीते हैं। दिलीप जान गया कि ही जोकिंग, इसलिए उसकी बातों का बुरा नहीं माना। लड़की ने पानी ला कर दिया, वह पीने लगा। तम्बी अंदर किचन में चला गया और एक प्लेट में चावल दाल लेकर निकला। दिलीप भाई, ईटिंग? उसने पूछा। थोड़ा सा, हाथ से इशारा करते हुए दिलीप ने कहा। तम्बी ने अपना प्लेट उसे दे दिया। दिलीप खाने बैठा। तम्बी भी उसी के सामने दूसरी प्लेट लेकर बैठ गया। खाते खाते भंकस जो उसे करना था। दिलीप भाई, शादी हो गई आपकी? उसने दिलीप से पूछा, जो अपने मुंह में निवाला डाल चुका था, इसलिए सकारात्मक जवाब में केवल सिर हिला दिया। बच्चे किच्चे? थोड़ी देर चुप्पी के बाद उसने अगला सवाल किया। एक बच्ची है, प्यारी सी। दिलीप खाते खाते जवाब दिया। इसके बाद चुपचाप दोनों भोजन करते रहे। बच्ची कितनी बड़ी है? छोटी सी, इतनी बड़ी। उसने ज़मीन से लगभग 2 फुट की ऊंचाई पर अपना हाथ करके बताया। आपकी औरत कैसी है दिलीप भाई? ब्यूटीफुल। दिलीप ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपना भोजन समाप्त कर लिया था, इसलिए अपनी प्लेट लेकर किचन में चला गया। तम्बी चुपचाप खाता रहा। दिलीप हाथ मुंह धोकर बाहर आया और उसके पास ही बैठ गया। दिलीप भाई, दूसरी शादी करोगे? लव मैरिज? उसके बाद सुनकर दिलीप मुस्करा पड़ा। मजाक नहीं दिलीप भाई, गांव की औरत गांव में रहने दो, यहाँ पार्ट टाइम में रख लो एक। जया कैसी रहेगी? मुंबई में लड़कियां एक से एक मिलेगी, पंजया जैसी नहीं। क्या चीज़ है दिलीप भाई, मस्त मस्त। अगेन ही करैक्ड अ जोक, इसलिए दिलीप कुछ बोला नहीं। मेरी बात का जवाब नहीं दिए। तम्बी, तुम बिना मतलब का पकाते रहते हो, चलो टेबल लगाओ, सोना है। उस दिन काउंटर पर जया का आना, दिलीप से मुस्कराना, उससे नज़रें मिलाना तम्बी भूलता नहीं था। इसलिए वह जब भी समय पाता व्यंग बोलने से बाज नहीं आता था। 2 नौकरी
दो औरत, अच्छा हिसाब रहेगा, गुड सेटलमेंट। गांव की औरत गांव में, मुंबई की मुंबई में। ठीक रहेगा दिलीप भाई। मुंबई में रहने वाले ऐसी करते हैं, अपने सेठ को ही ले लो, यहाँ एक डांसर रख ली और दूसरी शादी गांव में बना ली। फ़िलहाल तुम्हारा तो अच्छा है, रेलवे का पैसा गांव वाली को, पार्ट टाइम का पैसा पार्ट टाइम वाली को, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। वाह दिलीप भाई, वाट अ नाइस आइडिया। ऐसी करो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, सोच लो। भंकस करते करते उसने टेबल लगा दिए थे। तंबी चुप नहीं रहोगे, दिलीप ने लेटते हुए कहा। तंबी समझ गया कि उसे बुरा लग रहा है, इसलिए वह भी दूसरे टेबल पर लेट गया। दिलीप भाई, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुमने खा लिया और सो गए। जया खाई कि नहीं, जया सोई कि नहीं, तुमने उसकी कुछ खोज खबर नहीं ली। कितने मतलबी हो तुम। ठीक है, सो जाओ। चुपचाप उसे लेटा देखकर तंबी ने कहा, वह कौन है मेरी जो उसके बारे में सोचूं। उसकी बातों से दिलीप बोर हो रहा था। उसने सोचा कि यह इस तरह मानेगा नहीं, इसलिए वह कर्कश आवाज़ में बोला। इसके बाद वे चुप मारकर सो गए। तंबी, मैं अपनी औरत मंगा रहा हूँ। दूसरे दिन होटल में आते ही दिलीप ने चाहते हुए कहा। तंबी सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने फटकन सवाल किया, गांव से? हाँ, कसम से, दिलीप ने चुटकी से अपनी घाटी पकड़ते हुए कहा और उसे विश्वास दिलाते हुए आगे जोड़ा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे भाई साहब गांव से आने वाले हैं। उसकी बात पर तंबी को विश्वास नहीं हुआ। होटल में शाम की पूजा का समय हो गया था। दिलीप पूजा करने में लग गया। उसने आज साईं बाबा की विशेष पूजा की। उसकी तन्मयता देखकर तंबी ने कहा, साईं बाबा को मनाओ कि बीबी सही सलामत आ जाए। जया का चक्कर छोड़ दो। रात में मैंने जोक किया था, शी इज़ बैड गर्ल। दिलीप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना रूटीन समाप्त करने के बाद सिर झुकाकर साईं बाबा का नमन किया और फिर अपने दाहिने हाथ से उनके पैरों को स्पर्श करके उसे क्रमशः अपने मुंह, सिर और सीने से लगाया। पूजा कर लेने के बाद वह रोज़ की तरह धूप लेकर ऊपर गया। सभी लड़कियां अपने अपने टेबल पर खड़ी थीं। जया को शरारत सूझी, वह सोफे पर बैठ गई। मेरे टेबल पर पनौती लगी है, मुझे धूप का धुआं चाहिए। उसने चिल्लाकर बच्चों जैसी जिद की तो सभी लड़कियां हंस पड़ीं। होटल कर्मियों में यह विश्वास है कि धूप का धुआं अपने शरीर पर हौंक लेने से सारी पनौती दूर होकर शरीर शुद्ध हो जाता है। वह अवॉइड कैसे करता? किसी लड़की की पनौती एक तरह से होटल की ही पनौती है। वह चुपचाप धूप लेकर जया के पास गया और पुट्ठे से हौंक का धुआं उसकी तरफ करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भरपूर धुआं ले लिया, किंतु यूँ ही दिलीप दूसरे टेबल पर जाने के लिए कदम बढ़ाया कि उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाकर उसे लंगड़ी फंसा दी। दिलीप लड़खड़ा गया। गिरते गिरते बच तो गया, लेकिन मिट्टी की धूपदानी हाथ से छूट गई और फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। जया चूक गई थी। सारी बाबा कहते हुए वह दौड़ी और जल्दी जल्दी कोयले की आग उठाकर गिलास में डाल दी, क्योंकि फर्श पर पड़े रहने से मैट जलने का डर था। ऐसा करते हुए उसका हाथ जल गया। लड़खड़ा जाने से दिलीप शर्मिंदा हो गया था। वह सिर लटकाए नीचे चला गया। काय रे जया, कसाला एड़ापन करती तुम्ही सा, एक लड़की ने उसे धिक्कारा। आईचा शपथ रेशमा, उसे गिराने का मेरा इरादा नहीं था, उसने कहा। उसे सेठ का डर लग रहा था कि अब सबके सामने उसकी इंसल्ट करेगा, किंतु दिलीप ने सेठ को नहीं बताया। उसकी इज्जत बच गई। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी हो जाती हैं। इतने भर से जया इतनी इम्प्रेस हो गई कि उससे सचमुच प्रेम करने लगी, उस पर मरने लगी। आज ही वह उससे मिलना चाहती है, उससे खूब बातें करना चाहती है, उसे कुछ देना चाहती है, शायद दिल या अपना सब कुछ। होटल बंद होने के बाद वह बाहर निकली। वहाँ कई ऑटो वाले खड़े थे। वह एक में बैठ गई
और होटल में काम करने वाले एक लड़के को बुलाकर कहा, भाऊ मी कडे बसतो, जा दिलीप को लवकरच भेज। जया की अनपेक्षित कॉल ने दिलीप के अंदर इरोटिक पैशन पैदा कर दिया। सही गलत का डिसीजन लेने का वक्त ही नहीं मिला उसे। उसके अंदर इतनी हड़बड़ी मच गई जैसे लास्ट लोकल छूटी जा रही हो। जल्दी जल्दी कैश गिनकर टोटल कर लिया और हिसाब कल के लिए छोड़कर काउंटर लॉक करके चाबी तंबी को देने लगा। कहाँ दिलीप भाई, कहाँ? इन सो हरी, हेयर गोइंग, गोटी फिट हो गई क्या? तंबी तो एक काइयाँ। चाबी लेते लेते उसने सवालों की झड़ी लगा दी। मैं जया को छोड़ के आता हूँ, दिलीप ने संक्षेप में कहा और चाबी तंबी को थमाकर बाहर भागा। जाओ जाओ दिलीप भाई, एंजॉय करो, मज़ा करो, फिर देखा जाएगा। बाहर निकलते निकलते तंबी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। रात का 1 बज गया था। इक्के दुक्के आदमी होटल के बाहर सड़क पर दिखाई दे रहे थे। उसने किसी को नहीं देखा। चुपचाप जया के पास जाकर बैठ गया। जया ने ऑटो ड्राइवर से कहा, भाऊ चला। ऑटो चल पड़ा। दिलीप की खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे वह स्वर्ग लूटने जा रहा हो। ही वॉज एक्साइटेड सो मच दैट ही फेल्ट एक्सट्रीम प्लेजर। जया को उसकी फीलिंग का कुछ कुछ अंदाज़ा हुआ, इसलिए वह उसे देख देख कर मुस्कुराती रही, लेकिन वह उसे देखने से कतरा रहा था। आँख नीचे गड़ाए बैठा रहा, दोनों हाथों को अपने पैरों के बीच लटकाए रखा। उसको छूने से भी डर लग रहा था, बस उसके पास होने का अनुभव कर रहा था। जया ने ही अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, फिर तो उससे रहा ना गया। ऑटो में ही वह उसे कसने लगा। सब्र करो, रूम पर तो चलो, उसने छोड़ दिया, लेकिन उसके मुखड़े को छूकर अपनी उंगलियों को चूम लिया। इस पर वह मुस्करा पड़ी। इस तरह मिनट सेकंडों में बीत गए। वे पहुंच गए। रिक्शा रुका। रिक्शे से उतर कर जया ने पैसे दिए और दोनों एक गली में आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर एक दरवाजे के सामने दोनों रुके। जया ने ताला खोला, दोनों अंदर चले गए। एक कमरा, उसके कोने में छोटी सी मोरी, एक बेड, एक कुर्सी, एक टीवी, एक वो लटकता हुआ छोटा सा पर्दा और सीलिंग से लटकता हुआ एक फैन, कुछ बर्तन भांडी, एक शेल्फ जिसमें 2-3 दारू की बोतलें, 2-3 गिलास और कुछ एल्बम। बस इतनी सी गृहस्थी थी जया की। कमरे में प्रवेश करते ही वह पर्दे के पीछे चली गई और दिलीप कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक एक करके कमरे की सारी चीज़ें देख डाली और लास्ट में बेड पर पड़ी हुई एक मैगजीन उठा ली, जिसमें औरतों के नंगे, अधनंगे और सेक्सी अदाओं भरे चित्र छपे थे। उसे उलट पुलट कर वह देखने लगा। जया पर्दे से बाहर निकल आई। अंदर वह कपड़ा बदलने गई थी, क्योंकि वह अब मैरून कलर की स्लीवलेस मैक्सी में थी। कुछ खाओगे? उसने पूछा। वह चित्रों को देखने में खोया हुआ था। चिकन चिल्ली लाई हूँ, मन हो तो ब्रेड से खा लो तुम, वह यूँ ही बेमन से कहा और मैगजीन देखने में व्यस्त रहा। क्यों, तुम नहीं खाओगे? थोड़ा सा, उसने फोर्स करते हुए कहा और बेड पर ही एक पेपर बिछा दिया। उसी पर 2 प्लेटें रखकर दोनों में उसने चिकन चिल्ली और ब्रेड रख दी। उसने कहा तो बेड पर दिलीप ने मैगजीन फेंक दी और दोनों आमने सामने बैठ गए। अपनी औरत के साथ बैठकर उसने कभी भोजन नहीं किया था। इसकी वजह कुछ पारिवारिक संस्कार थे, कुछ वर्जनाएँ थी, कुछ शर्मो लिहाज था। आज भोजन करने में उसे अपूर्व आनंद मिल रहा था। खाने में इतना टेस्ट ज़िंदगी में पहली बार आ रहा है। 2-4 निवाला खाकर उसने तारीफ़ की, जिसे सुनकर जया को मुस्कराना चाहिए था, किंतु वह मुस्कराई नहीं। खाने के बाद उसने बेडशीट झाड़कर बिछा दी और बोली, तुम इस पर सो जाओ। और तुम? मेरा क्या, चटाई है, मैं नीचे सो जाऊंगी? नहीं, मैं ही नीचे सो जाता हूँ, तुम ऊपर सो। देखो, खिटखिट मत करो, मैं जो कह रही हूँ करो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। उसने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा। उसके प्यार के आगे वह झुक गया। कुछ सोच रहा था लेकिन कह नहीं पाया। यह सोचकर कि सब्र का फल मीठा होता है, वह चुपचाप बेड पर लुढ़क गया।
जया ने फर्श पर चटाई बिछा ली और उसी पर एक शॉल ओढ़ कर सो गई। कुछ देर बाद उठकर पानी पिया और बत्ती बुझाकर फिर सोई। बंद कमरे में अंधेरा हो जाने पर न जाने किसने क्या किया कि सुबह दोनों एक साथ बेड पर पड़े हुए थे, बेधड़क, बेखबर, बेसुध। किसी पराई स्त्री के साथ आज पहली बार उसने सैया सुख भोगा था। सुबह पहले जया उठी और चाय बना ली। दोनों ने फ्रेश होकर चाय पी। दिलीप वहीं से अपने काम पर चला गया। नेक्स्ट डे वाज संडे और संडे को रेलवे से दिलीप की छुट्टी रहती थी। उसी दिन उसके भाई साहब उसकी औरत को लेकर मुंबई पहुंचने वाले थे। वह समय पर स्टेशन पहुंच गया। उनकी गाड़ी से उतरते ही उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और उसके गाल पर एक बोसा दे दिया। उसकी पत्नी चुपचाप उसे देखती रही, उसका प्रेम देखती रही, उसका स्नेह देखती रही, उसकी ललक देखती रही। बच्ची को गोद में लिए लिए उसने अटैची उठा ली। उसके भाई साहब ने एयर बैग ले लिया और उसकी पत्नी ने प्लास्टिक बैग। स्टेशन के बाहर निकलकर उन्होंने एक रिक्शा किया और घर चले आए। उसके भाई का अपना खुद का मकान था भांडुप में। वहीं थोड़ी दूर पर दिलीप ने भाड़े पर अलग एक रूम ले लिया था। ट्रेन में कोई दिक्कत हुई या नहीं? रूम में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, होती भी तो क्या? आपको तो बस संदेशा भिजवाना है। पराए मर्द के साथ गाड़ी में कितनी दिक्कत होती है, और वह भी भसुर के साथ। उसने उलाहना दिया, लेकिन वह अनसुना करके बच्ची से बात करने में लग गया। चलो बेटा, तुमको नहला दूँ। अभी रुकिए, कुछ हो हवा गया तो जान मेरी सांसत में पड़ेगी। कैसी इतनी बड़ी की हूँ या मैं ही जानती हूँ। थोड़ा सुस्ता ले तो नहाएगी। यहाँ का पानी गांव जैसा नहीं है। कभी नहाओ कभी धो, कुछ होने वाला नहीं। यह मुंबई है मेरी जान। यह कहकर उसने उसकी कमर पर चिकोटी काट ली। गांव से अच्छा पानी ही लगता है कि कुछ और? उसने ठसक के साथ कहा। इस बीच बच्ची गुड़िया से खेलने लगी थी, क्योंकि वह मम्मी पापा की बात नहीं समझ रही थी। बस वह इतना समझ सकी कि पापा ने जो चिकोटी काटी है तो मम्मी को दर्द हुआ होगा, इसलिए वह उन्हें कुछ कह रही है। अब तो आ ही गई हो, देख लेना मुंबई का सब कुछ। अच्छा एक काम करो, चाय रखो, मैं दूध लाता हूँ। वहाँ डिब्बे में चाय है, शक्कर है, वहाँ ऊपर माचिस होगी। तुम पानी चाय शक्कर रखो। मैं यूँ गया और यूँ आया। चाय बनी, दोनों ने चाय पी और बच्ची को गर्म दूध दे दिया। इतने में 3 से 4 बज गए। समय हो गया है, अब मैं जाऊँ? उसने अपनी शर्ट पहनते हुए कहा। कहाँ? होटल और कहाँ? कोई वहाँ इंतज़ार में है क्या? पूजा। भाड़ में जाए पूजा। कौन है वह कल मुही? उसका मुंह नोच लूँगी। आ गई हूँ मैं। चलो, कहीं नहीं जाना है। उसका सर पकड़ कर खींचते हुए इसने कहा। छोड़ो भी, फट जाएगी। उसने हंसते हुए कहा। एक तुम्हारे सिवा मेरा कोई है? कोई इंतज़ार में होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाता? अरे भाई, पूजा मेरे होटल का नाम है। मैं काम की बात कर रहा हूँ। इतने से वह ठंडी हो गई, फिर भी ठसक दिखाते हुए कहा। काम की इतनी तलब मेरी तनिक भी नहीं। मैं गांव से आई, कायदे से 2 बात भी नहीं हुई और आप काम पर चल दिए। आज मत जाइए ना, बहाना कर लीजिए कोई। बहाना किससे करूं? बहाना वहाना वहाँ नहीं चलता, मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी? बहाना तो हर जगह चलता है, करने आना चाहिए। अब धीरे धीरे तुमसे सीखूंगा, कहकर वह चल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचकर उसने ट्रेन पकड़ ली और उसमें बैठा बैठा सोचने लगा, इसे कैसे मालूम कि वहाँ मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है? औरतों की दूरदृष्टि क्या सब कुछ भांप लेती है? मैं तो जया को भूलना चाहता हूँ। गांव से मैंने इसे बुलाया इसीलिए कि मेरे दिलो दिमाग से जया का भूत निकल जाए। मैं जया को नहीं चाहता, जया का प्यार नहीं चाहता, जया का साथ नहीं चाहता। वह मुझे फंसा रही है। नहीं नहीं, मैं ही फंस रहा हूँ। मुझे निकलना होगा, मुझे उससे दूर रहना होगा। जो हुआ वो हुआ। अनीता भी तो खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत।
वह अब आ ही गई तो मैं जया के चक्कर में क्यों पड़ूं? वह एक बुरी लड़की है। वही नहीं, होटल में काम करने वाली सब लड़कियां बुरी होती हैं। उसने खुद उस दिन कहा था कि वे बुरे लोग हैं। विचारों के बवंडर में फंसा हुआ उसने ज्यों होटल में कदम रखा कि उसके सामने जया आकर खड़ी हो गई, मुस्काती, मचलती, इठलाती, अपने केस जाल फहराती। पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा मोहक, ज़्यादा आकर्षक लग रही थी वह। अ ग्रेट ब्यूटी एंड मोर एक्साइटिंग। उसे देखते ही उसका मन बदल गया। वह सोचने लगा कि वह जया के बिना नहीं रह पाएगा, जया को देखे बिना नहीं रह पाएगा, जया से बोले बिना नहीं रह पाएगा, जया से मिले बिना नहीं रह पाएगा। उसने जया को देखा, जया ने उसे देखा। जया मुझे अच्छी क्यों लग रही है? अनीता भी तो अच्छी है। इसमें क्या है जो अनीता में नहीं है? वह सोचने लगा। वहीं उसके ऊपर आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे साईं बाबा उसकी कंडीशन देखकर बड़े रहस्यमय ढंग से मुस्करा रहे थे। इसे वह अपनी इराटिक सेंटिमेंट के व्हर्लपूल में समझ नहीं पाया। एक्चुअली आवर इम्पल्सेज आर टू स्ट्रांग फॉर आवर जजमेंट समटाइम्स। उसका मन आज पूजा करने में नहीं लगा। जल्दी जल्दी करके काउंटर पर बैठ गया, किंतु काफ़ी टेंशन में था। लगता है आज टेंशन की दवा लेनी पड़ेगी। अपने ही विचार सागर में वह डूब उतरा रहा था कि होटल में प्रवेश कर एक कस्टमर ने उससे हाथ मिलाया और दारू पीने की पेशकश की। उसे तो ऐसे ऑफर प्रायः रोज़ मिला करते थे। कोई न कोई आकर डेली उसे दारू पीने की पेशकश किया करता था, किंतु वह बड़ी विनम्रता से मना कर दिया करता था। पानी बिच धोबी प्यासा वाली निहात थी उसकी। दारू के होटल में दारू को हाथ नहीं लगाया कभी, लेकिन आज उसने हाँ में सिर हिला दिया। सेठ को 2 बियर ला कर दो। वहीं खड़े खड़े तंबी को इशारे से बुलाकर कस्टमर ने अपनी 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा, अभी जस्ट पियोगे दिलीप भाई? तंबी की आंखें आश्चर्य से फट गईं। नहीं नहीं, बंद होने के बाद, दिलीप ने कहकर आंखों से इशारा भी किया। हमने अपना काम कर दिया। कह दिया तो समझो दे दिया। बिल में ऐड कर देना, बिल चुका दूंगा, जब चाहो पी लेना। ठीक? बिना पिए ही वजह से नशे में था, झूमते हुए कहा और एक बार फिर से एक हैंड करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, किंतु नशे में जानकर दिलीप दोबारा हाथ ना बढ़ाकर कुछ लिखता रह गया। होटल बंद होते ही दिलीप ने स्ट्रांग बियर पी ली। आज उसने पहली बार दारू पी थी। 2 बियर से ही उसे नशा हो गया। नशे की खुमारी में जया और अनीता दोनों उसके सामने आती रहीं। उसका सिर चक्कर देने लगा। नशे से या ऊहापोह से वह समझ नहीं पाया। वह उठकर बाहर निकला, रोड पर आकर ऑटो पकड़ा और अपने रूम पर आ गया। बत्ती बुझी हुई थी, उसकी औरत सो गई थी। उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया, किंतु रुक गया। वह वापस मुड़ा और सड़क पर आ गया। वहाँ दूसरा ऑटो पकड़कर वह जया के रूम पर चला गया। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, वह अंदर चला गया, फिर दरवाज़ा बंद हो गया। तुम पी कर आए हो हैं? जया ने डांटते हुए पूछा। बिना बोले ही उसने ना में अपने हाथ हिलाए तो वह परखने के लिए अपना मुंह उसके मुंह के पास ले गई। उसके मुंह से बियर की झझक आ रही थी। क्यों झूठ बोल रहे हो? बियर की बास आ रही तुम्हारे मुंह से? झूठे कहीं के। और तुम घर क्यों नहीं गए हैं? चुप रहने के लिए दिलीप ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अच्छा तो मैं चुप रहूं? हिंगड़ा कहीं का। तुम्हारी औरत आई है गांव से इतने दिनों के बाद और तुम घूम रहे हो अमारों जैसा गली गली, उल्टे मुझे को चुप करा रहे हो। जया की डांट को वह एक अपराधी की भांति सुनता रहा। रात उसने उसी के पास बिताई और सुबह उठकर वहीं से काम पर चला गया। लोको सेट से छूटने के बाद 3:30 बजे जब वह घर पहुंचा तो अनीता ने घर के सब काम निपटा लिए थे।
कपड़े धो लिए थे, भोजन बना लिया था, बच्ची को नहला दिया था, उसे खाना खिला दिया था, किंतु पति के इंतज़ार में खुद नहीं खाया था। वह नहाने गया, तब तक उसने खाना गर्म कर दिया। तुम भी खा लो। नहाकर मोरी से बाहर निकलते हुए दिलीप ने कहा, साथ में? साथ में कभी खाया नहीं था, इसलिए शर्मा गई। यहाँ और कौन है? खाना लगाओ, 2 थाली भी खा लेते हैं दोनों एक साथ। उसके आग्रह पर उसने अपने लिए भी खाना लगा दिया। दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। खाने की जगह से उठकर दिलीप कुर्सी पर पसर गया। बहुत थके थके लग रहे हो। उसे कुर्सी पर पसरते देखकर अनीता ने कहा, रात का जागना बहुत खलता है। क्यों करते हो रात का काम? पैसे के लिए। जब पैसा ही कमाना है रात दिन, तो मुझे क्यों बुला लिए? तो जाओ, चली जाओ। मुंबई तो देख ली ना। यही है 4 बित्ता में मुंबई। और क्या है मुंबई में? चौड़ी चमचमाती सड़कें, उन पर दौड़ती हुई कारें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, चारों ओर लहराता हुआ समुद्र, उसमें उठती हुई लहरें, यही सब है ना। और दूसरा क्या है? कहो तो इसे आज ही कल में दिखा दूँ। मैंने तो सुना है यहाँ एक चीज़ और है। क्या? ज़रा मैं भी तो जान लूँ। यहाँ ऐसी औरतें रहती हैं जिनकी आँखों में जादू होता है। वे जिसे देख लें अपने बस में कर लेती हैं। अपना शिकार वे हमेशा ढूंढती रहती हैं। होती होंगी, मैंने तो वैसी किसी औरत को नहीं देखा। बहुत अच्छा है, समझो कि बच गए, नहीं तो किसी ऐसी वैसी के चंगुल में फंसते तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। हमारे गांव के तो कई लोग फंस चुके हैं यहाँ की औरतों के चक्कर में। अच्छी खासी अपनी घरवाली को छोड़कर चोंच लड़ाने से बाज नहीं आए और सब कुछ बर्बाद करके आज कहीं के नहीं हुए। माँ तो बताती है कि 2-3 की औरतों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी और एक की तो अभी पिछले साल जल मरी बेचारी। कौन कलेजे पर मूंग दलवाएगा ज़िंदगी भर। दिलीप चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। सुनते सुनते उसका सिर घूमने लगा, सब कुछ नाचने लगा गोलाई में, उसके सामने चक्रघिन्नी जैसा। जया उसके मानस पटल पर बार बार अवतरित होती रही। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अनीता ने उसे चाय दी। उसने चुपचाप चाय पी ली। सिर उसका भारी हो रहा था। कुर्सी से उठकर वह बिस्तर लगे पलंग पर लेट गया, आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा, क्या इसने अभी जो कहा है वह सही है? जया की आंखों में क्या सचमुच कोई जादू है? नहीं नहीं, वह जादू करने वाली लड़की नहीं है। वह मुझसे प्रेम करती है। वह मुझे फंसाना नहीं चाहती। मैं अपनी औरत के पास रहूं, वह तो चाहती है। उसने रात में मुझे कितना डांटा था इसके लिए। वह जादू नहीं जानती, वह जादू नहीं करती। उसका रूप ही जब जादू है तो वह क्या करे? इसमें उसका क्या कसूर? उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत को कितने चाहने वाले हैं। मैं चाहने लगा हूँ तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन अनीता को यह सब मालूम होगा तो बड़ा अनर्थ होगा। या तो ना जाने क्या कर डालेगी। मूडी तो है 1 नंबर की। इसका यहाँ रहना ठीक नहीं। इसे गांव भेजना होगा। भैया क्या कहेंगे? गांव वाले क्या सोचेंगे? जिसको जो सोचना हो सोचता रहे। पलंग पर ही बच्ची सोई हुई थी। वह जाग गई और कुलबुलाने लगी तो उसके विचारों का क्रम टूट गया, क्योंकि वह उसे संभालने में लग गया। विचार मंथन के भंवर से अभी अभी बाहर निकला था, सो चेहरे पर एक अजीब तरह की भयंकर गंभीरता पसरी हुई थी, जिसे बच्ची ने पढ़ लिया। वह रोने लगी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किसकी आगोश में है। उसे कल के पापा और आज के पापा में ज़मीन आसमान का अंतर लगा। उसकी माँ ने उसे अपनी गोद में लेकर चुप कराया। दिलीप उठा, मुंह धोया और होटल जाने के लिए तैयार होने लगा। आज तो मैं न जाने दूंगी। बच्ची को गोद में लिए अनीता ने कहा। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और तैयार होकर चल पड़ा। बच्ची और उसकी माँ दोनों उसे देखते रहे, लेकिन उसने ना तो बच्ची की तरफ देखा और ना ही उसकी माँ की तरफ। वह चला गया। अनीता का मन दुखी हो गया। कहाँ गए पापा? बच्ची ने उससे पूछा तो उसने बिना कुछ बोले दरवाज़ा खटाक से बंद कर दिया। बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दिलीप ने दोनों सुना, दरवाजे का बंद होना और बच्ची का रोना। फिर भी वह अपनी राह चलता गया। वह होटल पहुंचा। उसने पूजा नहीं की, धूप नहीं दिखाई। जब से होटल में आया
आज पहली बार बिना साईं बाबा के दर्शन किए वह चला गया जया को देखने, उससे मिलने, किंतु यह क्या, वह तो रूठी थी, उसकी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर खड़े खड़े खींच निपोर कर वह नीचे आ गया। पूजा किया, मन से नहीं बेमन से, क्योंकि पूजा की देवी उससे रूठ गई थी। आज भी साईं बाबा उसे देखकर मुस्करा रहे थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। स्टूल पर बैठकर हिसाब करने लगा, लेकिन मन लगा नहीं। वह पेन को दांत से काटने लगा, तभी सेठ आया। उससे किसी ने उसके पीने की बात बता दी थी। आते ही वह बिगड़ गया। आखिर तू भी साला नापदान का कीड़ा निकला। मैंने सोचा था कि तू पढ़ा लिखा है, सीधा साधा है, कायदे से रहेगा, लेकिन तू भी गू खाने से बाज नहीं आया। यहाँ जो भी आता है बिगड़ जाता है, जो भी आता है पीने लगता है, जो भी आता है लड़की को लाइन मारने लगता है। ये जगह ही जैसी है। मेरे ही होटल में काम करो, मेरे ही होटल में पैसा कमाओ, मेरे ही होटल में दारू पियो, मेरे ही होटल में लड़की पटाओ, हर तरह से मेरे ही होटल की माँ चोदो। दिलीप सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। आज सेठ बिगड़ा हुआ था। होटल में एकदम सन्नाटा छा गया। होटल में काम करने वाले लड़के लड़कियां छिपकली की तरह दीवारों से चिपके पड़े थे। आज सब संत भाव से चुपचाप अपना काम करते रहे। होटल बंद हो गया। जया अपने घर गई, दिलीप अपने घर। दूसरे दिन वह जल्दी आ गया। जया ऊपर बैठी मेकअप कर रही थी। वहाँ और कोई नहीं था। उसे मनाने का अच्छा मौका मिला। अकेले में तो वह उसके पाँव भी पकड़ लेगा। उसके पीछे खड़े होकर वह शीशे में उसका चेहरा देखने लगा। जया ने मुड़कर उसकी ओर देखा। दोनों कुछ देर एक दूसरे को निहारते रहे। निगाहों का नशा निगाहों से होकर उनके ऊपर छाने लगा। वह उसके ऊपर झुक गया और उसे चूमना चाहा। उसने अपने हाथ से उसे रोकते हुए अपना मुंह हटा लिया। फिर उसे चूमने का साहस वह नहीं जुटा सका, लेकिन चुपचाप खड़े खड़े उसे देखता रहा। क्या है? जया ने उसकी तरफ देखकर ढिठाई से पूछा। नाराज़ हो? दिलीप ने भी अपनी बात न कहकर प्रश्न पूछा। नहीं तो, जया ने कंधा उचकाकर कहा और मुंह दूसरी ओर फेर लिया। नहीं नहीं, मेरी बात। उसने बात पूरी ना करके उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास बैठते हुए बोला, एक बात पूछूं? तुम नाराज़ क्यों हो? तुम कौन हो पूछने वाले? बस तो बोलो, कौन हो तुम मेरे? हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है? या आज क्यों पूछ रही हो? फिर कब पूछती? तुम हटो मेरे पास से, जाओ अपनी औरत के पास जाओ। मैं उसे गांव भेज दूंगा। क्यों? सच कह रहा हूँ। अभी तो आई है, हो क्या गया? मैं सोच रहा हूँ कि वह गांव में ही रहे तो अच्छा है। पहले नहीं सोचा? उसके प्रश्न का कोई उत्तर न देकर वह खड़े खड़े उसे देखता रहा। फिर बोला, तुम आज बदली बदली सी हो। जया ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसने अपने हाथों से उसका मुंह अपनी ओर घुमाते हुए कहा, आखिर हो क्या गया? तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊं, बस। मगर कैसे? कोशिश करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने देख ली कोशिश करके। ओह, तो तुमने कोशिश भी कर ली। उसने घृणा में सिर हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर सन्नाटा पसर गया और सन्नाटे के बाद फिर जया की आवाज़ गूंजी। अपनी कोशिश में कामयाब हुए होते तो? फिर सन्नाटा और सन्नाटे के बाद फिर जया की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरा क्या होता? मुझे भूल जाने की कोशिश करने के पहले तुमने एक बार भी सोचा? वह अपनी दाहिनी हथेली पर ठुड्डी टिकाकर शून्य में देखने लगी। वह चुपचाप उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। कुछ देर बाद जया ने अपनी नज़र झुका ली और बुदबुदाने लगी। दिल दिया, दिल लिया, दिल लिया, दिल दिया। और फिर भूलने की कोशिश करने लगे। थू, तुम्हें मेरी भावनाओं का ज़रा भी ध्यान नहीं। तुम सोचते हो कि ये होटल की लड़की है, इसके पास दिल कहाँ? बस एक खिलौना समझकर खेले और फिर चाहे कि फेंक दूँ।
वह मुंह ऊपर की। भावावेग से उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। पलकों के बंद करने खोलने के दरमियान वे टप टप उसके गालों पर गिरने लगे। अपनी उंगलियों से दिलीप उसकी रुखसारों को पोंछने लगा। चुपचाप सीढ़ियों पर खड़ा तंबी यह सब देख रहा था। आंसू निकल जाने से जया रिलैक्स हो गई थी। उसका दिल हल्का हो गया। सबके आने का समय हो रहा था। पूजा भी करनी थी। अतः दिलीप अब नीचे जाने के लिए उठा। उसे उठता देखकर तंबी वहाँ से फूट लिया। सारा रूटीन पूरा करने के बाद दिलीप काउंटर पर बैठ गया। कस्टमर अभी नहीं थे, इसलिए जहाँ तहाँ खड़े होकर सभी वर्कर्स अपनी अपनी व्यक्तिगत बातें करने में बिजी रहे। जब से जया और दिलीप और तंबी ने ऊपर अकेले में देखा था, तब से वह बहुत परेशान था। दिलीप बाल बच्चों वाला आदमी था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वह किसी लड़की के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो। जैसे ही टाइम मिला वह उसके पास आ गया और बातचीत शुरू करने की फॉर्मेलिटी निभाते हुए बोला, क्या दिलीप भाई, कैसे हो? मुस्कराने के अतिरिक्त दिलीप ने कुछ नहीं कहा। तंबी उसके और करीब आया तथा एक शुभचिंतक की भांति उससे बोला, देखो दिलीप भाई, होटल में तुम अभी नए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जया अच्छी लड़की नहीं है। शी इज़ बैड गर्ल। उसके चक्कर में मत पड़ो। मिले तो लगा डालो। ओनली एंजॉय विद हर। खाओ पियो ऐश करो, बस छोड़ दो। ऐसी लड़कियों से प्रेम नहीं करना है। होटल की लड़कियां किसी एक से प्रेम नहीं करती। वह तुम्हें मासूम लगती है। अब तक कितनों का खाई होगी, यू डोंट नो। ये होटल की लड़कियां हैं, 1000 का लेती हैं, एक से संतोष नहीं होता इन्हें। ऊपर देखा मैंने, आंसू बहा रही थी साली, हराण कहीं की सीता मैया बनी। एक्टिंग कर रही थी और कुछ नहीं। पढ़े लिखे हो, बीवी बच्चे वाले हो, इसलिए समझा रहा हूँ। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कर लो अपने मन की। यू आर फ्री। फिर पछताना मत। उसकी बातों का दिलीप के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि तंबी उसे बहका रहा है, वह खुद उसके चक्कर में पड़ा है। उसे वह घास तक नहीं डालती। यह बात जया ने ही उसे बताई एक दिन। उसी ईर्ष्यावश वह उसकी निंदा करने के बहाने मुझे उपदेश दे रहा है। होटल का काम ही ऐसा है कि यहाँ सीता सावित्री नहीं आएंगी। जया दूध की धुली नहीं है, मगर वह बुरी नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। होटल चालू हुआ। कस्टमर आने लगे। जया कोने में गुमसुम खड़ी सबको देखती रही, कुछ सोचती रही। दिल कुछ हल्का हुआ जरूर, पर मन उसका भी भारी था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसने किसी को अपने टेबल पर बिठाने की कोशिश नहीं की। जो बैठना चाहा बैठ गया, उसे मना ना कर सकी। किसी ने कुछ दे दिया, खा लिया। किसी ने कुछ दे दिया, पी लिया। होटल बंद होते होते वह खा पी कर लुंड हो गई। नीचे दिलीप अपने में ही खोया यंत्रवत कुछ करता रहा। न किसी से कुछ बोला, न डोला, न किसी से कुछ मांगा, न किसी से कुछ लिया। बस अपने मन का अपने मन से करता रहा। होटल बंद होने पर जब जया जाने लगी तो दोनों की नज़रें एक बार फिर मिली जरूर, पर उसी तरह जैसे गर्म तवे पर पानी का छींटा पड़ता है। जया चली गई, दिलीप रह गया। जया के जाते ही उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे अपने साथी से बिछुड़कर कोई गजराज अकेले रह गया, जैसे कोई मीन जल के बाहर पड़ गया, जैसे करौंची के बिंध जाने पर करौंच तड़पता रह गया, जैसे जान निकल जाने पर केवल शरीर रह गया। होटल बंद हो गया। लड़के बैठकर भोजन करने लगे। दिलीप की भूख प्यास मर गई थी। उसे खाना अच्छा नहीं लगा, उसे पीना अच्छा नहीं लगा और होटल से बाहर निकला। एक ऑटो में बैठकर बोला, चलो। ऑटो ड्राइवर जैसे जानता हो कि कहाँ चलना है, वह चुपचाप चल पड़ा। हाईवे पर आकर उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। आधे घंटे में वह एक गली में थोड़ी दूर जाकर रुक गया। ऑटो में बैठे बैठे दिलीप ने पैसे दिए और उतरकर कुछ दूर जाकर एक बंद दरवाजे के पास खड़ा हो गया। वहाँ से कुछ दूर उसी गली में एक कुत्ता सोया पड़ा था। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा नहीं खुला, किंतु कुत्ता चौंक कर उठ बैठा।
वह फिर दरवाज़ा खटखटाया तो कुत्ता खड़े होकर भौंकने लगा। उसने तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाना चाहा कि दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा पकड़े हुए जया दिखाई दी। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, किंतु उसे धक्का देकर दिलीप अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जया ने काफ़ी पी लिया था। नशे में वह बड़बड़ाने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अकेली छोड़ दो, मुझे अकेले रहना है। मेरा कोई नहीं है, इस अक्खी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम जाओ बाबा, जाओ यहाँ से। मत 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 छुओ मुझे, छोड़ो। तुम्हारी बीवी चांगली है, तुम्हारा बच्चा है, तुम जाओ उन्हीं के पास। मला छोड़ना, मैं बुरी औरत आहे। दिलीप उसे पकड़कर बेड पर ले जाना चाहा, लेकिन वह ज़मीन पर धम से बैठ गई। मदिरा के अधिक डोज ने उसके शरीर को शिथिल कर दिया था। उसके मुंह से मदिरा की दुर्गंध आ रही थी। दिलीप उसे सूंघने लगा। उसके मादक उच्छ्वासों से उस पर एक नशा सा हो गया। मदगंध मधुगंध में बदल गई। वह उसे चूमने लगा, वह उसे चाटने लगा, अनुरक्त सा, उन्मत्त सा, आसक्त सा। वह उसे मना ना कर सकी। फिर उसके पास विकल्प ही क्या था? वह भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गई। बल्ब की टिमटिमाती रोशनी के पास दो कीट फड़फड़ा रहे थे। वे दोनों ऊपर हार जीत का खेल खेल रहे थे और ये दोनों नीचे। कौन हारा कौन जीता क्या मालूम। दिनों दिन जया दिलीप के ऊपर इतनी हावी होती गई कि मुल्क से मुंबई मंगाकर भी वह अपनी बीवी को भूल गया। वह घर में बैठी घुट घुट के जी रही थी। एक दिन जब वह होटल पहुंचा तो मजाकिया तंबी मौका पाते ही उसके पास आ धमका और मजाक किया, क्या दिलीप भाई, जया मज़ा दे रही है? उसकी बातें सुनकर दिलीप हंसने लगा तो उसने कहा, हंसो मत, सही सही बताओ, तुम्हारी औरत अच्छी नहीं है? वह तो बहुत अच्छी है, खूबसूरत। खूबसूरत तो इसके पीछे क्यों मरे जाते हो भाई? बीवी को घर में बिठा के रण के पीछे पागल हुए हो? बीवी को ही घुमाओ, पिक्चर लेके जाओ। तंबी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, दोनों ही औरतें हैं, पर क्या, दोनों में अंतर है। जया जया है, उसकी आँखें, उसकी कमर, उसका लोच। जाने दो, तुम नहीं समझोगे। हाँ उमैड, यह सब तुम्हारी औरत के पास नहीं है? नहीं ना। तंबी की बात पर दिलीप बस खींच निपोरते हुए सिर हिलाने लगा। तो क्यों पागल हो गए हो जया के पीछे? लड़की के पीछे इतना क्रेजी होते तो मैंने पहली बार किसी को देखा है। रात की घटना से जया बहुत डिस्टर्ब थी। कहीं खोई सी उसने होटल में प्रवेश किया। लो, जया आ गई। दिलीप भाई मगन। तंबी ने उसकी खिल्ली उड़ाई। जया दिलीप को तरेरती हुई ऊपर चली गई। दिलीप ने अपनी जेब से कोई चीज़ निकालकर अपनी मुट्ठी में ले ली और तंबी को बुलाया। क्या है इसमें? उसकी बंधी मुट्ठी देखकर वह हचर से पूछा। फिर उसे अपने हाथ में लेकर देखते हुए बोला, ये तो रिंग है, प्रेजेंट दोगे? सोने की है। कितने की है? आज लिए। कहाँ से लिए? सामने से। जया को दे दूँ? अंगूठी देखकर वह बिना मतलब की बकवास करने लगा। दिलीप ने उसके किसी सवाल का जवाब देना वाजिब नहीं समझा। बकवास कर लेने के बाद वह अंगूठी लेकर ऊपर गया। वह अंगूठी जया को देने लगा, किंतु उसने नहीं ली। उसने उसके सामने रख दी। घेऊन जा। तंबी, मैं लूँगी नहीं। तंबी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह नीचे चला आया। उसके पीछे पीछे जया तमतमाई हुई आई और अंगूठी दिलीप के ऊपर फेंक दी। तेरा कुछ नहीं मांगता मुझे, हेलकट। तूने ये अंगूठी क्यों दी मुझे? अपनी बीवी को ले जा कर दे। मुझे क्यों दे रहा है? भणवा कहीं का। इतना बहुत था। अंदर की बात बाहर आ गई। दिलीप की खिसियाहट क्रोध में बदल गई। आखिर वह भी मर्द है। आड़ में कितना तो बर्दाश्त करता था, अभी सबके सामने इतना जलील होना नहीं सीखा था। अब तक जया उससे काफ़ी मुलग हो गई थी,
जब से वह मूलग हुई तब से दिलीप को और मज़ा आने लगा था। बात बात पर वह उसे गालियाँ देने लगी थी। कामी पुरुष को लड़की की गालियाँ भी फूल की सुगंध जैसी आनंद प्रदान करती हैं। जया ने जो भी कहा वह कुछ ज़्यादा नहीं कहा, इससे ज़्यादा वह करती थी। लेकिन इस समय उसे क्रोध आ गया और क्रोध के अत्यधिक आवेग में उसने एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया उसके गाल पर। वह सन्न रह गई। इस समय होटल में लफड़ा खड़ा करना उसने अच्छा नहीं समझा। वह खून के घूंट पीकर ऊपर चली गई और वहाँ काफ़ी देर तक नागिन सी फुफकारती रही। कल ही दिलीप की औरत गांव चली गई और आज ऐसा कांड हो गया कि जया से उसकी कुट्टी हो गई। उसने किचन में जाकर एक लार्ज पेग लगा लिया। होटल अभी चालू नहीं हुआ था। दारू की नशा में सबके सामने ही अपनी दोनों कान पकड़कर फिल्मी तर्ज में वह जया से गिड़गिड़ाया, हमसे गलती हो गई, हमका माफ़ी दे दो। उसका नाटक देखकर सभी हंस पड़े। घी पाकर आग और अधिक भभकती है और दूध पीकर नागिन का विष और बढ़ता है। क्षमा याचना के लिए मनुहार करने पर अपनी घरवाली एक पल के लिए भले मान जाए, लेकिन प्रेमिका की ठसक और बढ़ जाती है। फिर जया एक तो घाटी, दूसरे किसी रंडी से कम नहीं। रंडी कहाँ किसी को क्षमा करती है। क्षमा मांगने पर वह कमीनेपन पर उतर आई। ले चाट इसे, तब मानूंगी। हाथ पर थूक कर उसने दिलीप के आगे कर दिया। छी, हाउ डिसगस्टिंग, अम्बू ने हिकारत से कहा। सबके सामने काउंटर वाले की ऐसी इंसल्ट। तंबी ने विरोध का स्वर अपना लिया। अच्छा, तो मैंने चाटने को सिर्फ कह दिया तो उसकी बहुत इंसल्ट हो गई, जबकि उसने चाटा भी नहीं और सबके सामने उसने मेरे गाल पे खींच के लाफा मार दिया तो मेरी कोई इंसल्ट ही नहीं हुई, क्योंकि लड़की की कोई इज्जत होती ही नहीं। उसने झल्ला कर गिलास से पेपर नैपकिन लिया और अपना हाथ पोंछ डाला। फिर बिफरते हुए बोली, ये मेरा लगता कौन है? इसने मुझे क्यों मारा? इससे बोलो तुम लोग मुझसे जास्ती वो नहीं दिखाने का। फिर दिलीप को संबोधित करते हुए कहा, तुला माहिती का है? तू है तो मैं हूँ। तू मर्द है, मैं औरत। फिर भी तुमसे किसी माने में कमती नहीं हूँ। मैं घाटी हूँ, घाटी। मेरा भेजा खराब हुआ ना तो वाट लगा दूँगी। समझला कि ना है? अरे साली, क्या बोल बच्चन दी है, डरना मांगता है। तंबी ने उसका मजाक उड़ाया। रंडी कभी अपनी बात पर नहीं रहती। मनाने पर जया मान गई और दोनों साथ साथ रहने लगे। वैसे मुंह अधेरे उठकर वह अपने घर चली जाया करती, किंतु गंदे पर जो राख अब तक पड़ी थी वह हट गई और चारों ओर बदबू फैल गई। बेशर्मी की हद वे लांघ गए। आस पड़ोस में चर्चा होने लगी। कानों कान यही चर्चा थोड़ा और नमक मिर्च लगाकर गांव पहुंच गई। अनीता को जब उसकी भनक लगी तो उसने हंसी हंसारत कराने की बजाय चुपचाप एक दिन जहर खा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब जया ने यह खबर सुनी तो घबराई और बड़े साफ शब्दों में उसने कह दिया, नहीं बाबा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हारी बीवी का जो हाल हुआ वही हाल एक दिन मेरा भी होगा। वह उसके आगे हाथ जोड़ता रहा, खींच निपोड़ता रहा, तलवे चाटता रहा, किंतु उसने एक न सुनी, उसका साथ छोड़ दिया। उसने दारू से दोस्ती कर ली। एक दिन सुबह ही उसने दारू पी ली और होटल के 2-3 लवंडों, जिनकी बात जया मान सकती थी, को लेकर उसके घर गया। वहाँ नौटंकी देखकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। सबके सामने उसने 2 टूक शब्दों में कह दिया, नहीं बाबा, नहीं, तुम लोग जाओ, मैं इसके साथ नहीं रहने वाली। जैसी इसकी औरत मरी है वैसी मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा। मुझे मरने से बहुत डर लगता है बाबा। बेचारी ने जान दे दी। कितना मैंने मना किया इसको, छोड़ मेरा चक्कर, कधीच हो गया तो हो गया, लेकिन नहीं, मेरा हिच मांगता है इसे। उन लोगों के ज़्यादा फोर्स करने पर वह किसी तरह साथ रहने के लिए राज़ी हो गई, लेकिन दिलीप तो एट वंस साथ चलने के लिए उससे गिड़गिड़ाने लगा। उसकी हरकतों पर उन्हें बड़ी खुन्नस आ रही थी। जया को भी यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने कहा,
देखो, देख रहे हो इसका तमाशा? हेलकट है, हेलकट, नीच। यह तो सोच रहा है कि चल के अभी जिसके साथ सो जाऊं, जैसे सोने के सिवा कोई और कामिच नहीं मेरे को। कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ़ करने हैं, लादी पोछा, खाना पीना। माँ मेरी गांव में अलग बीमार पड़ी है, उसके लिए दवा लेनी है, पैसे भेजने हैं। मेरे जिम्मे कितने काम हैं, इसकी जिम्मे तो बस 2 नच काम हैं, पीना और लगाना। इसे औरत का बस वही से दिखता है। मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ती हूँ कि बाबा जाओ इसे लेकर। दिलीप को दांत निपोरता हुआ देखकर उसने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, इसे समझाओ कि मेरा भेजा जास्ती खराब करने का नहीं। वे लोग चले आए। जया आने के लिए राजी नहीं हुई। उसकी माँ बीमार थी, इसलिए वह 1 हफ्ते के लिए गांव चली गई। इसी बीच दिलीप को पगार मिल गई। काम पिपासा बुझी नहीं तो पीने की अकूत लिप्सा जाग गई, दुगनी तिगुनी कई गुनी। वह पागल हो गया, घूम घूम कर पिया, रात भर पीता रहा। उसे अपना होश नहीं, अपने कपड़ों का होश नहीं, अपने पैसे का होश नहीं। कुछ खाया, कुछ लुटाया, कुछ औरों ने लुंड जानकर छीन लिया। पगार के सारे पैसे रात भर में लुटा दिए। सुबह तक कपड़े के नाम पर एक गंजी और अंडरवियर के अलावा कुछ नहीं था बदन पर। उसी हालत में सड़क पर घूमता हुआ सुबह करीब 8 बजे ही वह होटल के सामने पहुंच गया। उसे देखकर सब भौंचक रह गए। दिलीप भाई, कपड़े? व्हाट हैपेंड? छिनाल ने छीन लिए, नंगा करके भेज दिया। साली रण कहीं की। तंबी उसकी दशा देखकर बौरा गया। दिलीप ने रोते रोते कहा, तंबी, मेरी औरत जया के चलते मर गई। अब उसने धोखा दे दिया मुझे। मेरे सारे पैसे किसी ने लूट लिए। मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? वैसे तंबी तो हमेशा बहुत कुछ कहता था, किंतु इस समय कुछ कहने के लायक था ही नहीं। वह चुप रहा। दिलीप की आंखों में आंसू देखकर उसकी भी आंखें भर आईं। अम्बू मोबाइल पर किसी से बात करते हुए बाहर निकला। बात खत्म हुई तो बोला, दिलीप भाई, बुरा मत मानना, जाओ यहाँ से, गो। सेठ ने मना किया है, आज से होटल में नहीं आने का।